हेलो और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अब आसान है में। तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने भाग 6 की शुरुआत की थी और वहाँ पर हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस का कंटिन्यूएशन ही अगली वीडियो में किया गया है। तो आप उनको देखेंगे तो ही आपको आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी। और इससे पहली क्लास में हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग भाग 6 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसके संबंध में जो संविधान का सबसे पहला प्रावधान है वो है अनुच्छेद 163। और अनुच्छेद 163 के अंतर्गत ही पहली बार हमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में बताया जाता है। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया या आप अध्यक्ष बोल लीजिए, वो मुख्यमंत्री होगा। यानी कि जिस तरह से केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या मुखिया होता है। इसको आप राज्य की मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री का पद भी इस अनुच्छेद के बारे में कह सकते हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री का पद है और जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसके बारे में सबसे पहले अनुच्छेद 163 में ही बताया गया है। तो इससे भी आपको ट्रिक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी कि जो वास्तविक शक्तियाँ हैं शासन की वो मुख्यमंत्री यूज करता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसको नाम मात्र का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। और वास्तविकता भी कुछ कुछ ऐसी ही है। हालांकि राज्यपाल को भी कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो उसका प्रयोग जो है मुख्यमंत्री ही करता है। इसके बाद है वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी कि जो राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख है और जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक प्रमुख है। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब ये होता है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री जब तक रहेगा तभी तक मंत्रिपरिषद रहेगी। बिना मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों सह अस्तित्व में हैं तभी तक ये जो संस्था है ये कार्य करती है। अगर एक नहीं है तो एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा माना जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। और यही कारण है कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो अपने आप ही भंग हो जाती है और फिर जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया है वो शुरू से की जाती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 164 और इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे। राज्यपाल उसी ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बहुमत जिसके पास होती है वही मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री है, ओके, जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है
और जो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद है, इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन इस पर जो है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम के परामर्श पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है, और कौन करता है? राज्यपाल करता है। ओके, इसके बाद अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये है प्राप्त, तो क्या होगा? ठीक है, अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है। लेकिन क्या हो अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले, तो इस स्थिति में राज्यपाल के पास ये विशेष शक्ति है कि वो जो सबसे बड़ा दल है, यानी कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उस दल के मुखिया को वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है और उससे बोलता है कि 6 माह के अंदर या 1 माह के अंदर वो जो है अपनी बहुमत जो है वो सदन पे प्रस्तुत करे। तो 1 माह का टाइम देता है मुख्यमंत्री को राज्यपाल कि 1 माह के अंदर आप जो है बहुमत सिद्ध कीजिए, तभी आप मुख्यमंत्री के पद पर कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, और अगर एक नहीं है तो दूसरे का भी अस्तित्व नहीं होता। तो इसी कारण से जैसे ही मुख्यमंत्री की मृत्यु होती है तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो भंग मान ली जाती है। और ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें होती हैं, या तो उस मुख्यमंत्री का कोई वारिस है तो उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, और अगर वो नहीं है तो फिर जो पार्टी है यानी कि जो राजनीतिक दल है वो अपने में से कोई एक व्यक्ति है यानी कि कोई भी एक अपना मुखिया चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं और उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राज्यपाल के पास एक शक्ति ये है कि वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, यानी कि वो सदन के अंदर का भी हो सकता है और सदन के बाहर का भी। यानी कि अगर वो उस सदन का सदस्य नहीं है उसके बावजूद राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। हालांकि इसकी शर्त ये है कि उसको 1 महीने के अंदर उस सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, प्लस उसको अपना बहुमत भी सिद्ध करना होगा। ओके, इसके बाद बताया गया है मुख्यमंत्री के शपथ के बारे में। तो इसमें यह प्रावधान है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद का मतलब ये है कि वो जो मुख्यमंत्री के पद पर है उस पद की क्या गरिमा है उसके संबंध में मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। और गोपनीयता से संबंध ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको जो भी सरकार की जानकारी होगी वो उसको एकदम सीक्रेट रखेगा, गुप्त रखेगा, इसलिए उसको गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में। तो मुख्यमंत्री को भी कार्यकाल की निश्चितता नहीं होती, हालांकि उसकी जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि आप एक बार अगर आप चुनाव जीत गए हैं तो आप 5 वर्षों के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कार्यकाल की निश्चितता नहीं होती, यानी कि आपको गारंटी नहीं दी जाएगी कि आप पद में आने के बाद 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे, तथा वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे, जब तक वो राज्यपाल उसको अपने पद से नहीं हटाता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि विधानसभा में उसके दल को बहुमत प्राप्त है। और जो राज्यपाल है वो उसको सिर्फ एक ही कंडीशन में हटा सकता है कि अगर वो बहुमत खो दे,
जैसे ही वो बहुमत खोएगा तो राज्यपाल जो है उसको उसके पद से हटा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्यमंत्री है वो बहुमत में रहे, तभी वो अपने पद पर रह सकता है। लेकिन यदि वह बहुमत खो देता है तो उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है, अन्यथा राज्यपाल स्वतः उसे उसके पद से मुक्त कर सकता है या कर देता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद है वेतन। तो मुख्यमंत्री का कोई भी फिक्स वेतन नहीं होता, उसका वेतन वही होगा जो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। हालांकि उसको इसके अतिरिक्त कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि निःशुल्क आवास, उसको एक सीएम हाउस दिया जाता है। उसके जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो उसका खर्चा व्यय है और उसके जो यात्रा भत्ता होगा उसको देगा, और उसको विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं सुविधाएं जो हैं प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको दी जाती हैं। निवास दिया जाता है, व्यय दिया जाता है यानी कि उसका जो खर्चा होता है वो भी सरकारी खर्चा होता है, यात्रा भत्ता दिया जाता है और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये प्रावधान थे राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित। और अब हम देखेंगे राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो जो राज्य का मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद है वो इसी के अंतर्गत दोनों चीज़ें आ गई हैं। और मंत्रिपरिषद हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का स्रोत है और मुख्यमंत्री का जो स्रोत है वो अनुच्छेद 163 ही है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की अलग से कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। तो आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 165 में, और यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। और महाधिवक्ता क्या होता है, तो ये एक ऐसा समझ लीजिए कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब होता है लॉ, यानी कि लॉ का जानकार, क्योंकि इसका काम ही ये होता है कि सरकार को कानूनी सहायता यानी कि सलाह दे सके, और इसमें जो है सरकार की मदद करता है ये। इसकी योग्यता क्या होती है, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि जो राज्य का महाधिवक्ता हो वो उसी वक्त को बनाया जा सकता है जो कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता में हमने पढ़ा था कि वो कम से कम 10 वर्षों तक न्यायालय में या तो वकालत कर चुका हो या तो किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। तो यानी कि इसके लिए एक अच्छा खासा अनुभव चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए। तो ये है इसकी कंडीशन। इसके अलावा इसके कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि राज्य सरकार को कानूनी सहायता या सलाह प्रदान करता है, और ये जो है उसका एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा राज्य द्वारा निर्देशित और सौंपे गए कार्यों का पालन करना, यानी कि अगर राज्यपाल महाधिवक्ता को कोई काम देता है तो महाधिवक्ता उसको मना नहीं कर सकता और वो उसको करने के लिए बाध्य है, यानी कि उनका पालन करेगा ही करेगा। इसके अलावा संविधान में वर्णित अपने कर्तव्यों का पालन करना, यानी कि महाधिवक्ता के लिए भी संविधान में कुछ कार्यों का उल्लेख किया गया है कि ये जो कर्तव्य है वो महाधिवक्ता का होगा, तो वो उन सारे कार्यों को भी करेगा, साथ ही वो सरकार को कानूनी सलाह देगा और राज्यपाल द्वारा निर्देशित कार्यों को भी करेगा। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। तो ये इनफ है महाधिवक्ता के बारे में, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।